हेलो डियर, तो हम यहाँ पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आज मैं स्वागत कर रहा हूँ डायबिटीज मेलाइटिस के साथ में। क्या चीज़? डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। तो जो आपका क्वेश्चन मधुमेह जो होता है वो जो है सिंपल भाषा में इसको डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, बट इसका जो रियल नाम होता है वो डायबिटीज मेलाइटिस होता है। तो जो है इसके बारे में आप एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है आप देखने वाले हैं और अच्छे से समझेंगे, जिसमें आपको कॉज, लक्षण, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, टोटल चीज़ देखेंगे। ठीक है, चलिए। और यह एक नॉर्मल पे जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है लोगों में फैल रहा है डायबिटीज मेलाइटिस। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है 10 नंबर, 15 नंबर में या 5 नंबर में पूछ देगा कि इसके जो है जटिलता और लक्षण को बताएं, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो लोग हमारे 21 से 22 सेकेंड ईयर का प्ले लिस्ट देखे होंगे, तो वहाँ पे हम जो है डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में पढ़ा रखे हैं। तो जो लोग वहाँ देखे होंगे तो उनको आज रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको जो है बहुत ही अच्छे से देखना है। और साथ ही इसका जो है टोटल क्वेश्चन और इस प्रकार से जो है लिखा गया है rmnursing.blogspot.com पर। कहाँ पे? rmnursing.blogspot.com पर अच्छे से लिखा गया है। तो वहाँ से भी जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, और चाहेंगे तो वहाँ पे जो है PDF भी रहेगा, तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है। देखिए, डायबिटीज मेलाइटिस यानी मधुमेह जो है एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। सबसे पहले ये दिमाग में रखिएगा कि जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जो आपका मधुमेह होता है, यह क्या है? यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। क्रॉनिक मतलब क्या होता है कि दीर्घ, मतलब लंबे समय वाला। ठीक है, तो यह जो है मधुमेह जो होता है यह लंबे समय तक रह सकता है। यह एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मधुमेह जो है क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। समझ गए? जो कि शरीर में अग्नाशय, जो पैंक्रियाज है, उसका बीटा जो कोशिका होता है, उसके द्वारा जो इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन हार्मोन का, तो उसके स्राव के हाइपो सिक्रेशन, हाइपो मतलब क्या होता है? कमना, और हाइपर मतलब अधिक। तो हाइपो सिक्रेशन मतलब कम सिक्रेशन के कारण जो है ये इंसुलिन जो है क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन के हाइपो सिक्रेशन के कारण होता है। देखिए, समझिए, डायबिटीज जो है एक क्या है? क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। समझ गए? जो कि होता कब है? तो ये तब होता है जब पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज मतलब जो अग्नाशय है, और अग्नाशय का जो बीटा सेल है, चूँकि अग्नाशय के बारे में आप लोग जाने होंगे, तो वहाँ पे जो है अलग अलग सेल होता है। तो उसमें एक सेल बीटा सेल है। अब ये बीटा सेल क्या करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी सेल बोलते हैं। तो अब ये पी सेल यानी बीटा सेल जो क्या करता है कि उससे जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, जो क्या करता है आपको कि यह आपके कंट्रोल करता है। इंसुलिन जो स्रावन होता है, यह क्या करता है? आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये जो है इंसुलिन का मात्रा बीटा सेल से जो है कम स्रावित होने के कारण जो है आपके शरीर में जो है मधुमेह होने लगता है। मतलब क्या होगा कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि जो इंसुलिन है इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, यानी हाइपो सिक्रेशन हो जाता है। तो यही जो है आपका डायबिटीज मेलाइटिस होता है। ठीक है, इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है एवं मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होने लगता है। इसमें होता यह है कि जो आपका शरीर में ग्लूकोज का मात्रा है वो क्या होता है कि शरीर में बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड में भी बढ़ जाएगा, और जो है मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होने लगता है ये आपका ग्लूकोज। तो ये चीज़ समझ गए डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। कोई भी अगर पूछेगा कि डायबिटीज मेलाइटिस जो है कौन सा डिजीज है, तो क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज है, याद रखिएगा। और साथ ही उसको एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा, तो बताइएगा कि जो बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज से सिक्रेशन होता है, तो उसमें कमी के कारण, उसमें हाइपो सिक्रेशन के कारण जो है ये व्यक्ति में क्या होता है कि रक्त का मात्रा ब्लड में बढ़ जाता है, यानी ब्लड में बढ़ने के साथ साथ जो है मूत्र के द्वारा भी, यूरिन के द्वारा भी जो है ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लगता है, और वही जो है क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटिस होता है। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके प्रकार। अब देखिए, जो आपका बीटा ए जो आपका DM है, कहीं कहीं आपको DM भी लिखा रहेगा डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये DM का जो प्रकार है, 2 प्रकार होता है, टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 1 के मधुमेह, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस या IDDM मतलब 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है। मतलब होता है कि पहला जो प्रकार होता है यह डायबिटीज मेलाइटिस जो है इंसुलिन बेस्ड होता है, मतलब या जुवेनाइल डायबिटीज भी इसे कहते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए, टाइप 1 जो प्रकार है इसको देखिए, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है।
टाइप 1 जो मधुमेह है, डायबिटीज जो मेलाइटिस है, इससे हम लोग जो है IDDM भी कहते हैं, समझ गए। IDDM। और जो टाइप 2 है इससे हम लोग NIDDM बोलते हैं, NIDDM बोलते हैं। अब IDDM का मतलब क्या होता है कि I फॉर इंसुलिन, D फॉर डिपेंडेंट, फिर D फॉर डायबिटीज और M फॉर मेलाइटिस। मतलब वैसा यह जो है डायबिटीज होता है जो इंसुलिन पर निर्भर रहता है, ये आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। और जो इंसुलिन पर निर्भर नहीं रहता है, जहाँ इंसुलिन तो सिक्रेशन होता है बट क्या होता है कि वहाँ पे जो कोशिका है वो सही से जो है काम नहीं कर पाता है, तो जो वो होता है नॉन इंसुलिन। नॉन इंसुलिन का मतलब होता है कि इंसुलिन तो सिक्रेशन हो रहा है, इंसुलिन इसमें कारण नहीं है मधुमेह होने का, कोई और कारण है, तो ये हो जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और इंसुलिन के कमी के कारण अगर मेलाइटिस हो रहा है, मतलब इंसुलिन पर निर्भर है, इंसुलिन का जो है सिक्रेशन अगर कम हो रहा है तो जो है ये इंसुलिन पर निर्भर रहेगा, इंसुलिन के कारण डायबिटीज होगा और इससे जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, समझ गए। चलिए तो इसी को देख लीजिए, इसी को जो है जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। यह पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि यह इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, कि इंसुलिन अगर कम स्रावित होगा तो जिसके कारण जो डायबिटीज होगा ये आपका होगा टाइप 1 का, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होगा, समझ गए। यह पूर्ण रूप से इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा तो ये क्या होगा, डायबिटीज होगा, और यह जो है इंसुलिन डिपेंडेंट है, समझ गए। चलिए पहला समझ गए। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा जो प्रकार 2 है, यह प्रकार 2 का जो मधुमेह है, यह हम लोग जो IDDM जो देखे हैं ना, इसके उल्टा है, NIDDM है। N का मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटिस, मतलब आसान है, IDDM याद रखिएगा और बस IDDM के बाद सीधा जो है उसके आगे N लगा दीजिएगा। N मतलब नन, मतलब इंसुलिन पर डिपेंडेंट ये डायबिटीज़ नहीं होता है टाइप 2 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसे NIDDM भी कहते हैं, जो टाइप 2 का मधुमेह है इसे NIDDM कहते हैं। NIDDM का मतलब समझ गए, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, इसे ये भी कहते हैं। इसमें पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन का स्राव तो पर्याप्त मात्रा में होता है। चूँकि पहला में देखे हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट था, तो अगर इंसुलिन कम नहीं हो रहा था स्रावर या कम हो रहा था तो डायबिटीज वहाँ पर हो रहा था, मतलब इंसुलिन पर निर्भर था, कम रहा था तो इसके कारण हो रहा था। बट यहाँ पर इंसुलिन पर ये डिपेंडेंट नहीं है, ये जो है यहाँ पे इंसुलिन जो है सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में तो यहाँ पे जो है स्राव हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, बट परंतु शरीर की कोशिकाएं उसका प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाता है। अब देखिए हमारा शरीर जो है, चाहे ब्लड हो चाहे हमारा शरीर का कोई भी भाग हो, कोशिका से बना है। तो हम जो भी चीज़ खाते पीते हैं वो सीधा जाके शरीर के कोशिकाओं को जो है पहुंचता है, ऊर्जा पहुंचता है और वो हमें शरीर में लगता है। उसी प्रकार से जो पैंक्रियाज से इंसुलिन का स्राव हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है इंसुलिन हार्मोन का, ये जो है अब ये जो सक्रेशन हो रहा है तो जो ब्लड में हमारा जो कोशिका है, जो हमारा शरीर में जो कोशिका है ब्लड में, वो क्या कर रहा है कि इस इंसुलिन का जो है पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर रहा है, मतलब उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण शरीर में जो है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय अनियंत्रित हो जाता है। मतलब जो इसका मेटाबॉलिक जो होना चाहिए, मतलब इसका पाचन जो होना चाहिए ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का, इंसुलिन के द्वारा ये अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोल हो जाता है और इसके कारण जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। तो बहुत आसान है टाइप 1 टाइप 2 को समझने में। टाइप 1 में क्या लिखिएगा कि टाइप 1 जो होगा उसमें इंसुलिन तो जो है इंसुलिन डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट होगा मतलब इंसुलिन अगर नहीं स्राव होगा तो उसके कारण जो शरीर में जो रक्त में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा तो वो हो जाएगा आपका इंसुलिन डिपेंडेंट यानी टाइप 1। टाइप 2 मतलब इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंसुलिन तो स्रावित हो रहा है पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए, बट जो कोशिका है वो इंसुलिन का उपभोग नहीं कर रहा है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में। समझ रहे हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को जो उपापचय होना चाहिए इंसुलिन के द्वारा वो नहीं हो पा रहा है, तो और इसके कारण ग्लूकोज का मात्रा जो है रक्त में बढ़ जा रहा है और यही जो होता है टाइप 2 का होता है। समझ गए? तो समझ गए टाइप 2 को NIDDM भी कहते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। समझ गए दोनों को बहुत अच्छे से। तो चलिए इसमें
इसमें बनता है, इसमें इंसुलिन बनता है पर्याप्त मात्रा में, बट जो कोशिका है, जो सेल है शरीर ब्लड का, वो क्या करता है कि इस इंसुलिन का उपयोग सही से नहीं कर पाता है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए, जिसके कारण वो नियंत्रित कर पाता ग्लूकोज को। तो ये जो है सेल काम नहीं करता है, बट इंसुलिन जो है स्रावित हो रहा है, तो ये होता है टाइप 2 का, समझ गए। चलिए, जिसके कारण ग्लूकोज में रक्त में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, समझ गए। चलिए अब देखिए कारण देखते हैं कि इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस यानी मधुमेह किन किन कारणों से हो सकता है, समझ गए। अब देखिए टाइप 1 में जो हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं कि इंसुलिन के कमी के कारण, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, जिसके कारण अगर इंसुलिन नहीं निर्माण हो रहा है, इंसुलिन अगर नहीं स्राव हो रहा है या कम स्राव हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कौन से कारण हो सकता है। तो देखिए ऑटो इम्यून पी सेल नष्ट होना। अब चूँकि पी सेल कैसे नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि बीटा सेल यानी पी सेल से जो है इंसुलिन का स्रावित न होने के कारण क्या होता है कि रक्त का मात्रा शरीर में बढ़ जाता है और यूरिया के थ्रू भी निकलता है, मतलब मूत्र के थ्रू भी, और ब्लड में भी बढ़ जाता है। तो ये क्यों, या तो पी सेल नष्ट हो गया रहेगा, जिसको बीटा सेल बोलते हैं, तो ये बीटा सेल या पी सेल के नष्ट होने के कारण इंसुलिन का निर्माण सही से नहीं हो रहा है। अधिक मोटापा बढ़ जाएगा, तो उसके कारण भी क्या होता है, डायबिटीज़ का खतरा रहता है। इसलिए लोग कहता है कि कसरत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे मोटापा घटेगा तो डायबिटीज होने का खतरा कम रहेगा, समझ गए। अधिक मीठा खाना, अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा, तो इससे भी जो है आपका डायबिटीज हो सकता है। हेरेडेटरी वंशागत, मतलब अगर आपके ख़ानदान में, आपके फैमिली में चलते आ रहा है कि किसी न किसी को ये डायबिटीज़ से ग्रसित होता ही होता है, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपको भी हुआ हो, तो एक कारण वंशागत भी हो सकता है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए गर्भावस्था। अब गर्भावस्था इसका कारण हो सकता है लंबे समय तक भावनात्मक या मानसिक तनाव। लंबे समय तक जो है अगर इमोशनल रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, तो इसका भी कारण बनेगा कि जो है वो आपका इंसुलिन यानी आपका जो है नहीं बन पाएगा और आपके अंदर जो है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का मात्रा असंतुलित हो जाएगा, जिसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा, ठीक है। कुछ विशेष दवाइयाँ जैसे थियाजाइड, कैसे थियाजाइड, डायूरेटिक्स, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, एड्रीनल कार्टियोस्टेरॉइड, मतलब कुछ ऐसे दवाइयां हैं जिसको अगर आप किसी ले रहे हैं किसी बीमारी में, तो ये आपके जो है डायबिटीज़ का भी खतरा बढ़ा सकता है। कौन कौन दवाइयां हैं, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव है, मतलब गर्भ निरोधक कोई गोलियां ले रहे हैं तो ये भी हो सकता है। एड्रीनल कार्टिकोस्टेरॉइड, एड्रीनल मतलब जो एड्रीनल वाला जो समस्या है आपका, रीनल वाला, एड्रीनल ग्रंथि वाला, तो वो जो है अगर आप ले रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयां ले रहे हैं तो इस कारण हो सकता है। थियाजाइड और डायूरेटिक्स दवाइयां भी अगर ले रहे हैं तो इस कंडीशन में भी जो है आपके हो सकता है क्या चीज़, डायबिटीज़, समझ गए। चलिए उसके बाद है व्यायाम में कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपका व्यायाम में कमी होता है, मोटापा है, तो फिर जो है डायबिटीज़ का खतरा रहता है। अधिक मात्रा में खाना खाना, अगर ओवर डाइटिंग करते हैं तो इस कंडीशन में भी जो होता है कि आपका मधुमेह होता है। बार बार अगर ओवर डाइटिंग भोजन कीजिएगा तो जो है आपको प्रॉब्लम होगा ओवर ईटिंग करने से, समझ गए। चलिए शराब पीना, अगर ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करेंगे तो इससे भी जो है शरीर में क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, समझ गए। नेक्स्ट है अधिक वसा युक्त भोजन लेना। अगर अधिक फैटी भोजन तेल मसाला वाला लेंगे, शरीर में आपका जो है फैट बढ़ेगा, और जब फैट बढ़ेगा तो मोटापा होगा, और फिर जो है आपको चीनी डायबिटीज रोग हो सकता है। तो कौन कौन से कारण है देख लिए कि शरीर में ज़्यादा मोटापा होना, मानसिक तनाव, मानसिक भावनात्मक, कुछ ऐसे दवाइयाँ थियाजाइड, डायूरेटिक, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, वसा युक्त भोजन लेने से, एल्कोहल लेने से, उसके बाद जो है और सारे चीज़ों को हम लोग देखें, शराब पीना, अधिक मात्रा में खाना, व्यायाम का कमी होना, ठीक है, ये लंबे समय तक गर्भावस्था, वंशागुणत, अधिक मीठा खाना, मोटापा, पी सेल का नष्ट होना, ये सब जो है बहुत कारण है आपका डायबिटीज होने का। तो ये सब देखिएगा, बहुत आसानी से लिखा गया है, समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे लक्षण देखते हैं। लक्षण इसका क्या होता है, किसी को अगर ये बीमारी होता है डायबिटीज़ वाला, तो लक्षण क्या दिखाई देता है उसके अंदर, ठीक है। इसके लक्षण 3PS द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका जो लक्षण है किसके द्वारा, 3PS के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं 3PS का मतलब क्या होता है कि 3P का मतलब क्या होता है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि मूत्र की मात्रा बढ़ जाना। पॉली मतलब अधिक, बहु, और यूरिया मतलब मूत्र का मात्रा बढ़ जाना, तो पॉलीयूरिया।
पॉलीडिप्सिया का मतलब प्यास का बढ़ जाना। इसका लक्षण ये सब दिखाई देता है। अगर मूत्र का मात्रा बढ़ गया है, प्यास बढ़ गया है, पॉलीडिप्सिया हो गया है, या पॉलीफेजिया मतलब भूख बढ़ गया है, तो ये जो है कारण आपका दिखाई देता है, लक्षण दिखाई देता है। 3A जो है सबसे प्रमुख लक्षण है। 3PS याद रखिएगा। 3PS कहा जाए तो P फॉर पॉलीयूरिया, मूत्र का मात्रा बढ़ जाता है। पॉलीडिप्सिया मतलब जो है आपका प्यास का बढ़ जाना, और पॉलीफेजिया मतलब भूख का बढ़ जाना। ये 3P जो है आपका संकेत करता है किसका? डायबिटीज का लक्षण का। समझ गए? याद रखिएगा, जिस भी पेशेंट का डायबिटीज अगर होता है तो उसके अंदर भूख बढ़ जाता है, प्यास बढ़ जाता है, और मूत्र की मात्रा भी अधिक होने लगता है। तो ये सारा जो कंडीशन होता है डायबिटीज वाले के साथ भी हो सकता है। तो समझिएगा डायबिटीज का खतरा है। तो ये लक्षण देख लिए। चलिए, अदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देगा? ये तो आपका 3 प्रमुख जो है PS था, 3PS, तो वो देख लिए। अन्य कौन कौन से लक्षण हो सकता है? तो देखिए, रात्रि में अधिक पेशाब आना, नॉक्ट्यूरिया जिसको बोलते हैं, नॉक्ट्यूरिया मतलब रात के समय में अधिक पेशाब आएगा। वजन घटना, वेट लॉस होगा, मोटापा बढ़ जाएगा और वजन जो है घट जाएगा। आँखों से धुंधला दिखाई देना, ब्लूरेड विजन मतलब आँखों से जो है क्या हो जाएगा? धुंधला दिखाई देने लगेगा, ब्लूरेड विजन हो जाएगा। घाव के देरी से भरना मतलब पुअर वाउंड हीलिंग हो जाएगा, मतलब जो घाव है उसका देरी से भराव हो जाएगा, मतलब पुअर वाउंड हीलिंग हो जाएगा। समझ गए? चलिए, मतलब घाव देरी से भरता है। जो भी डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, अगर उसके शरीर में कहीं भी घाव होता है तो देरी से भरता है। समझ गए? चक्कर आता है, कमजोरी, थकान होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होना मतलब हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, और मूत्र में शर्करा निकलना मतलब ग्लाइकोसूरिया। मूत्र में अगर चीनी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। मूत्र में शर्करा बढ़ना मतलब ग्लाइकोसूरिया, और बार बार संक्रमण होना मतलब रिकरेंट इन्फेक्शन। जिनको जो है डायबिटीज़ का खतरा रहता है तो उसको जो है बार बार इन्फेक्शन भी होता रहता है। तो ये सब जो है आपका क्या है? लक्षण है। लक्षण में क्या है कि मूत्र में जो है शर्करा निकलना, बार बार संक्रमण होना, ग्लूकोज का मात्रा शरीर में बढ़ जाना और रक्त में बढ़ जाना, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, घाव देरी से भरना, आंख धुंधला दिखाई देना, वजन घटना और रात में अधिक पेशाब होना, ये सब जो है दिखाई देता है अन्य लक्षण में। समझ गए? चलिए, अब इसमें जो है क्या क्या टेस्ट होता है? तो देखिए, निदान में सबसे पहले इतिवृत्ति लिया जाता है, पेशेंट का हिस्ट्री लिया जाता है, जो कि सब बीमारी के लिए कामयाब है निदान में। शारीरिक परीक्षण, ये भी सभी बीमारी के लिए काम में आएगा, लिखिएगा। उसके बाद जो है देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें चेक होता है ब्लड सीरम का, मतलब सीरम ग्लूकोज लेवल का चेक होता है। फास्टिंग के समय जो होना चाहिए 120 mg प्रति DL से जो है क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। समझ गए? अगर फास्टिंग के समय 120 mg प्रति DL से अगर अधिक होता है तो समझ लीजिएगा कि उसमें जो है कहीं ना कहीं आ रहा है क्या चीज़? डायबिटीज़ का संकेत। कब? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नॉर्मल लाइफ में भी मदद करेगा। समझ गए? इसको देखिए, नॉर्मल लाइफ में दोनों बहुत मदद करने वाला है। क्या कि फास्टिंग में अगर कोई व्यक्ति ब्लड सीरम का टेस्ट करा रहा है तो अगर फास्टिंग के समय 120 mg प्रति DL अगर आ रहा है, इससे कम है तब तो ठीक है फास्टिंग में, लेकिन इससे अगर अधिक आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि व्यक्ति में जो है क्या है? ग्लूकोज का मात्रा अधिक है, यानी डायबिटीज़ का संकेत दे रहा है। कब? जब फास्टिंग के समय बिना खाए हुए 120 से अधिक आ रहा है तो। समझ गए? अगर खाने के बाद 150 से अधिक आ रहा है तो समझेंगे कि डायबिटीज़ जो है पेशेंट को हो चुका है। समझ लिए? अब यहाँ पे ये ज़रूर देखिएगा, ये ज़रूर देखिएगा, ये नॉर्मल में भी आपको बहुत मदद करेगा चेक करने में कि कहाँ जो है ब्लड शुगर बढ़ा है या घटा है। अगर खाए हुआ पेशेंट है तो 150 से अधिक है तो मानेंगे कि ब्लड शुगर है। अगर फास्टिंग पेशेंट है तो 120 से अधिक है तो ये क्या होगा? गिना जाएगा क्या चीज़ में? ब्लड शुगर में। दोनों समझ लिए? चलिए, अब उसके बाद है आँखों का जांच किया जाता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि आँखों से धुंधला दिखाई देता है तो आँखों का जांच ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन होता है। मूत्र की जांच होता है। उसके बाद ग्लाइकोसूरिया की जांच होता है, जो आपका ग्लूकोज का मात्रा अगर बढ़ गया है मूत्र में तो उसका जाँच होता है। मूत्र के जाँच में ग्लाइकोसूरिया होता है और एसीटोन का भी जाँच हो सकता है। तो ब्लड का जाँच जिस प्रकार से हुआ उस प्रकार से मूत्र का भी जाँच होता है, क्योंकि 2 ही प्रकार से जो है चेक हो सकता है ग्लूकोज स्तर का। एक तो ब्लड का टेस्ट होगा और एक मूत्र का टेस्ट होता है। मूत्र का टेस्ट में क्या होगा? ग्लाइकोसूरिया का टेस्ट होता है और एसीटोन का जो है चेक होता है। समझ गए? चलिए, निदान इतना आप लोग देख चुके हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पे निदान है, क्या चीज़ है? निदान समाप्त होता है। अब जो है यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है?
तो अब हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं जटिलता के बारे में। तो अभी तक जो है आप लोग क्या क्या चीज़ देखे हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के, कि डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसका कारण क्या होता है, इसका जो है लक्षण क्या होता है, निदान क्या होता है। निदान में ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि 2 चीज़ का टेस्ट जरूर होता है, एक ब्लड सीरम का और एक होता है यूरिन का। यूरिन में ग्लाइकोसूरिया का टेस्ट होता है और एसीटोन का टेस्ट होता है। उसी प्रकार से जो आपका ब्लड सीरम का टेस्ट है वहाँ पे जो है फास्टिंग के समय कितना होना चाहिए और जो है खाने के बाद कितना होना चाहिए, तो ये चीज़ दोनों जो है हम बता चुके हैं। यह 120 से अधिक अगर आता है तो समझ लीजिए कि यह जो है डायबिटीज़ वाला पेशेंट होगा। अगर खाने के बाद 150 से अगर अधिक आ रहा है स्कोर तो जो है समझ लीजिए कि यह डायबिटीज़ वाला पेशेंट है। समझ रहे हैं। चलिए तो अब हम इसका जटिलता देखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन, कि किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ होता है तो उसके बाद और क्या ज़्यादा समस्या हो सकता है, यही जटिलता होता है। समझ रहे हैं। चलिए जटिलता होगा कि डायबिटीज़ कोमा हो सकता है, व्यक्ति जो है डायबिटीज़ कोमा में जा सकता है। रेटिना में विकृतियाँ मतलब आँख जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, आँख पूर्ण तरीक़ा से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इससे जो है रेटिनोपैथी हो सकता है, व्यक्ति के रेटिना में जो है समस्या हो जाएगा। उसके बाद है गुर्दे में विकार मतलब नेफ्रोपैथी हो जाएगा। जब अधिक समस्या होगा तो जो ब्लड है वो प्यूरीफायर नहीं हो पाएगा सही से, तो नेफ्रोपैथी हो जाएगा। गुर्दे में विकार को नेफ्रोपैथी बोलते हैं। रक्त वाहिनियों की दीवार कठोर हो जाएगा, एथेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। मतलब क्या चीज़ होगा कि जो ब्लड आपका जो वाहिनी है उसमें जो है बहुत सारे जो है फैट, बहुत सारे कण जो है वो क्या होगा, जम के जो है उसके दीवार को मोटा कर देगा और ब्लड सप्लाई कम जाएगा। तो इसे जो है एथेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। समझ गए। रिकरेंट जो है यूटीआई मतलब जो है बार बार जो है आपका समस्या हो जाएगा। रीनल फेलुअर हो सकता है और हेमोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब जो है आपका ग्लूकोज का मात्रा कम जाएगा बॉडी में। और जो है क्या हो जाएगा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है आपके अंदर प्रॉब्लम सारा के सारा हो सकता है। तो ये जो है आपका इसका जटिलता में क्या क्या लिखेंगे, रीनल फेलुअर, हाइपोग्लाइसेमिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, रक्त वाहिनियों की दीवार कठोर होना मतलब एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और नेफ्रोपैथी मतलब गुर्दे में समस्या, रेटिना विकृतियाँ होना रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ कोमा मतलब डायबिटीज़ कोमा में जा सकते हैं। और जटिलताएं हैं मतलब कॉम्प्लिकेशन, ये सब जो है हो सकता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, चिकित्सीय प्रबंध। चिकित्सीय प्रबंध में क्या क्या होगा देख लीजिए। अब देखिए मैं बार बार बताता हूँ कि कोई ऐसा रोग हो जिसमें सर्जरी भी ज़रूरी हो और दवाई भी दिया जाता हो, तो दोनों मैनेजमेंट लिखेंगे कि चिकित्सीय प्रबंध। और चिकित्सीय प्रबंध में सर्जिकल मतलब शल्य चिकित्सा प्रबंध, और चिकित्सीय प्रबंध में दवाई होगा, और शल्य चिकित्सीय मैनेजमेंट में सर्जरी जो भी होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है लिखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग तो आमतौर पर चाहे सर्जरी हो चाहे दवाई हो, सब चीज़ में देखभाल नर्स करती है, तो उसके लिए तो सब चीज़ है। समझ रहे हैं। चलिए तो बाकी हम यहाँ पे चिकित्सीय प्रबंध देख रहे हैं। चूँकि एक डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो इसमें कोई सर्जरी वगैरह नहीं होता है, तो इसमें दवाई के द्वारा ही या खान पान के द्वारा ही ठीक किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है रोगी को ओरल एंटीबायोटिक दवा प्रदान की जाती है, जैसे मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन और ग्लिपिजाइड, फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन जैसे दवाइयाँ ओरल एंटीबायोटिक होता है। एंटी डायबिटिक ओरल एंटी डायबिटिक देते हैं, हमने एंटीबायोटिक पढ़ ले रहे थे। देखिए ओरल जो है एंटी डायबिटिक मतलब डायबिटिक को कम करने वाला, डायबिटीज़ के विरुद्ध काम करने वाला दवाइयाँ दिया जाता है, जो कि होता है मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, ग्लिपिजाइड। तो याद रखिएगा। समझ गए। चलिए उसके बाद है संक्रमण हेतु एंटीबायोटिक दवा प्रदान किया जाता है। अगर संक्रमण हो रहा है डायबिटीज़ वाले पेशेंट को तो जो है एंटीबायोटिक दवा देते हैं। तीसरा है इंसुलिन थेरेपी प्रदान की जाती है, जैसे ह्यूमिनिलिन रेगुलर मतलब ह्यूम्यूलिन रेगुलर, ह्यूमिलिन लेंटी, ह्यूमिलिन लिस्प्रो आदि। मतलब जो है इंसुलिन थेरेपी में जो है क्या क्या चीज़ दिया जाता है कि ह्यूमिलिन रेगुलर, ह्यूमिलिन लेंटी और ह्यूमिलिन लिस्प्रो, ये सब जो है टाइप है ह्यूमिलिन का, कि ह्यूमिलिन रेगुलर दिया जाएगा, ह्यूमिलिन लेंटी करके अल्टरनेट, ह्यूमिलिन लिस्प्रो, ये सब जो है दिया जाता है इंसुलिन थेरेपी में। तो याद रखिएगा, या तो एंटी डायबिटिक दवाइयाँ दिया जाएगा मेटफॉर्मिन और सारे दवाइयाँ होगा, या संक्रमण के दवाई, या इंसुलिन थेरेपी में जो है ह्यूमिलिन रेगुलर, ह्यूमिलिन लेंटी और ह्यूमिलिन लिस्प्रो। तो ये जो है मात्र आपका 3 प्रकार का ही जो है दवाइयाँ हैं। या तो इंसुलिन थेरेपी दिया जाएगा कि इंसुलिन के कमी होने से
या एंटीबायोटिक दवाइयाँ दिया जाएगा संक्रमण के लिए, या फिर जो है उसको रोगी को ओरल एंटी डायबिटिक दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन और ग्लिपिजाइड। समझ गए? ये 3 दवाई मोस्ट दवाई है, याद रखिएगा वाले वाले पेशेंट के लिए जो डायबिटीज़ के विरुद्ध में काम करता है। समझ गए? चलिए, इंसुलिन थेरेपी में याद रखिएगा ह्यूमिलिन रेगुलर, ह्यूमिलिन लेंटी और ह्यूमिलिन लिस्प्रो। ठीक है, अब उसके बाद आता है नर्सिंग प्रबंध। अब चूँकि हम नर्सिंग प्रबंध आपको नहीं बताएंगे क्योंकि पहले वाले वीडियो में बता भी चुके हैं और बहुत सारे चीज़ों में हम बता चुके हैं, और ये नर्सिंग प्रबंध जो लक्षण, जो समस्या, जो चीज़ें होता है उसके अनुसार ही लक्षण ये जो है नर्सिंग प्रबंध लिखा जाता है। नर्सिंग प्रबंध में आमतौर पे जो है देखभाल, खान पान, संक्रमण, डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए प्रिस्क्रिप्शन को जो है देखभाल किया जाता है नर्स के द्वारा, और यही सब को जो है प्रबंध में लिखना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बताऊँगा, मैं बार बार इसका टेक्निक बता चुका हूँ कि नर्सिंग प्रबंध में क्या क्या लिखना है, तो टाइम नहीं व्यर्थ करेंगे। तो हम लोग जो है बाकी जो लोग चाहते हैं कि एक बार पढ़े, तो इसके लिए rmnursing.blogspot.com पर जाइए। RM देखिए rmnursing.blogspot.com गूगल में सर्च कीजिएगा। ऊपर में आपका नर्सिंग ज्ञान जो है चैनल के जो नाम है नर्सिंग ज्ञान, इससे जो है रिलेटेड आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पेज जो है खुल जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या इस लिखा होगा तो इसको पढ़ सकते हैं। समझ गए? मिलते हैं अगले वीडियो में।